योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल भी है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रभाकर, जो कि एक फिजिकल एजुकेशनलिस्ट है और योगा और स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने योगा को अपना करियर बनाया और साथ ही योगा को हम कैसे एज अ करियर और स्पोर्ट की तरह देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, इस कॉन्वर्सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे योगा सिर्फ फिजिकल फिटनेस की तरफ लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा ये कैसे डिसिप्लिन, फोकस और मेंटल क्लैरिटी को भी डेवलप करता है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिटनेस, डिसिप्लिन या रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं या फिर योगा को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हाय प्रभाकर, वेलकम टू ई स्ट्रीट पॉडकास्ट। हेलो मैम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया। ओके, सो बिफोर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, आई वांट कि आप एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दें। ठीक है। माई सेल्फ प्रभाकर एंड फाउंडर ऑफ योग अभ्यास योगशाला। और 2 से 3 साल हो गए मुझे इस एकेडमी को चलाते हुए, और इससे पहले एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर भी मैंने काम किया है। और इस तरह से मैं बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा हूँ चंडीगढ़ के अंदर इन दी फील्ड ऑफ योगासना और ताइक्वांडो और कराटे, मार्शल आर्ट्स के फील्ड में। हाँ। ओके, सो आपने ये सब स्टार्ट कैसे किया? कब वो पॉइंट था ऑफ रियलाइजेशन कि मुझे इस फील्ड में जाना है, योगा में इंटरेस्ट है? योगा में तो मैं गलती से आया मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ताइक्वांडो में था मैं बेसिकली इन 10th क्लास, तो ताइक्वांडो करता रहा काफ़ी टाइम तक। और ताइक्वांडो में मेरे मेडल्स नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम तक ना। ओके। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था शुभम, तो उसको देखा मैंने कि वो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी था उसका और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था। तो फिर मैं देखता था इसकी स्प्लिट्स भी हो जाती है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें ताइक्वांडो के अंदर है। तो फिर मैंने कहा कि इसे मैं करता हूँ। फिर मैंने शुरू किया करना योगा। तो मेरे से शुरू में तो योगासना बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो आसनास तो बिल्कुल होते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया और एक टाइम पे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई और फिर योगा में कन्वर्ट हुआ दोबारा। हाँ, और आज की डेट में यू हैव सच अ बिग नेम। सो मेजरली अब तक आपकी कौन सी अचीवमेंट्स रही है? बिकॉज मैंने देखा है यू हैव गॉट सम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आल्सो, नेशनल चलो है ही। हाँ जी, अचीवमेंट्स है मैम। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैंने 30 सेकेंड में। मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे गाइड किया कि अगर तुम किक करते हो इतना अच्छा, जैसे कि तुम 30 सेकेंड में इतनी किक्स निकालते हो, तो मैंने 30 सेकेंड में 32 किक्स किए थे। तो मेरा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसमें दर्ज हुआ। और एक मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था, तो उसमें मैंने 58 किक्स किया था। फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, उसमें मेरे 36 के अराउंड किक्स थे 30 सेकेंड के अंदर। और अचीवमेंट एज अ कोच मैंने नेशनल गेम्स में गए थे हमारे बच्चे ना, हम साथ में गए थे एज अ टीम लेके चंडीगढ़ का मैं गया था। तो वहाँ पे हमारे चंडीगढ़ के 2 बॉयज़ हैं, अभय एंड देव, उन्होंने गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम ना। तो हमें भी एक टाइम मतलब कि सपना होता था कि हमारा भी कभी मेडल आए। एज अ प्लेयर था जब मैं, तो बड़ा एफर्ट डाला, तो उस समय तो नहीं आया, पर एज अ कोच जब गया तो आया ना, तो बहुत फील वो। हाँ। ऐसा लगता है कि हमारे ही बच्चे हैं, हम ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, पेरेंट्स वाली चीज होती है। हाँ जी ये। सो इफ यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर, आप मैं जानना चाहते हो कैसे योगा इंस्ट्रक्टर हो? बहुत टफ, रफ, या फिर बहुत प्यार से जो सिखाता है? जब मैं एजुकेशन कर रहा था अपनी मास्टर्स के टाइम पे, तो मैं हमेशा सोचता था कि एक टफ बनना है मैंने, कि डिसिप्लिन और सबको थोड़ा सा ना कि दबा के रखने वाला, कि डिसिप्लिन बना के रखना कि ये नहीं ऐसे 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 एक सीक्वेंस में, क्योंकि मैं खुद बड़ा डिसिप्लिन हूँ, तो चाहता भी हूँ कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। तो बट जब काम करने लगा धीरे धीरे, तो समझ आया कि ना हर बार, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े से पैम्पर्ड होते हैं घर वालों के थ्रू, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े रफ टफ होते हैं। तो उनके साथ मैनेज करना सीखा, क्योंकि जब मैंने स्टूडियो शुरू किया तो मैं पिटाई करता था, तो फिर ना सब मुझसे लड़ने आ जाते थे कि इसकी ये तो बहुत खराब चीज़ है, मार नहीं सकते आप, रूल्स चेंज हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो धीरे धीरे चेंज खुद में लेकर आया। और अब मैं पोलाइट हूँ बहुत ज़्यादा। अगर जिसको करना है उसकी मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, जिसने नहीं करना उसका भी सपोर्ट करता हूँ, पर थोड़ा बेसिक लेवल पे चलता हूँ उसके साथ, और ज़्यादा बेसिक। हाँ। ओके, सो सबसे बड़ा टास्क आता है एक बच्चे में ना, योगा तो चलो हम साइड में रखते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करना, उसके अंदर डिसिप्लिन को इनकलकेट करना, तो उसमें आप कैसे हेल्प आउट करते हो बच्चों को? जो हमारे क्लासेस है ना, जैसे योगासना की क्लासेस हैं, तो उसमें मैं क्या कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन के लिए तो
कुछ चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स दे देता हूँ कि आप इन आसनास के अंदर पहले आना शुरू करो। अगर आप 10 सेकंड मेंटेन कर रहे हो, आप किसी भी पोज को रोकना शुरू कर दोगे ना, तो आसन का फंक्शन ही ये है कि ना आपने 10 सेकंड रोका, आपका मन भी रुका 10 सेकंड। राइट। हाँ, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स अगर रोज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बच्चा बड़े बड़े टास्क में भी ना वो छोटे छोटे स्टेप से थोड़ा और अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल। हाँ, चाहे सुबह उठना हो, कुछ भी हो चाहे। राइट। हाँ, तो फिर वो ये कंसिस्टेंसी से सब हाँ कुछ जी, हाँ आता जी, है। हाँ जी। ठीक है, तो अब जैसे योगा एज अ स्पोर्ट की मैं बात करूँ तो इंडिया में अगर हम योगा को एज अ स्पोर्ट बोले हाँ जी। तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब क्या मेजर प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, या अगर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं वो तो कितने टाइप के होते हैं? बिकॉज योगा एक ऑल इन वन चीज़ तो है नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती एग्जैक्टली हैं। हाँ। तो योगा मैम अब 2014 से पहले देखें ना तो कोई इसको प्रॉपर ना इसकी एनालिसिस होती थी। योगा जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ पटियाला साई में इसकी एनआईएस भी नहीं होती थी, ना कोई कोच की वैकेंसी आती थी। तो जैसे 2014 के बाद, जैसे योगा डे के बाद जब योगा डे आया, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने योगा डे अनाउंस किया, उसके बाद से थोड़ा इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर एज अ स्पोर्ट्स आया, क्योंकि पहले क्या था कि एज अ स्पोर्ट्स नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पे क्रियाज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर क्रियाएं होती थी, षटकर्म क्रिया और आसनास। तो ये दोनों मिसमैच हो रहा था थोड़ा सा। तो 2014 के बाद जब योगासन भारत आई तो उसने इसे एज ए स्पोर्ट्स के रूप में निखारा। और पहले अप्रूवल नहीं था तो इसका कोई स्कॉलरशिप्स नहीं मिलता था। अब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। नेशनल गेम्स में अगर आप मेडल लेके आते हो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे 2 लड़कों को मिल रहे हैं अभी ना, चंडीगढ़ के 2 बॉयज हैं, उनका मेडल आया तो उनको 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो जॉब्स मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। अब पहले नहीं था ये। जॉब्स किसमें? ITBP, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसे करके ना वैकेंसीज क्रिएट करने लगी एज अ स्पोर्ट्स कोटा के अंडर। ओके, गॉट इट। तो उनको वैकेंसीज मिलनी शुरू हुई है। और एज अ स्पोर्ट्स अगर मैं टाइप्स की बात करूं, आसनास मतलब योगा के कंपटीशन की टाइप्स की, तो NYSF ने, योगासन भारत ने 12 टाइप्स के कंपटीशन को डिफाइन किया है। मतलब 12 तरह से आप कंपटीशन को कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बात करो, उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग का कंपटीशन है, बैकवर्ड का है, ट्विस्टिंग का है, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है तो मैं और कोई, पहले क्या था कि बहुत सारे एथलीट्स थे, जैसे आप हैं, मैं, तो आपकी अगर बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी है पर आप 10 आसन नहीं कर सकते जैसे ट्रेडिशनल है, तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी कि फॉरवर्ड का अलग कर दिया, बैकवर्ड का। तो हर किसी एथलीट को मौका मिल रहा है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि किसी का ट्विस्टिंग अच्छा है तो अपनी ट्विस्टिंग में अपनी क्वालिटी को शो करे जाके कंपटीशन में। ऐसे इसमें एक म्यूजिकल इवेंट होता है, जैसे 5 म्यूजिकल इवेंट्स हैं। जैसे आर्टिस्टिक सोलो, एक एथलीट है, उसको अपने डांस के साथ, ठीक है, स्टेज के 9 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, उन 9 कॉर्नर्स को डांस के साथ कवर करना है। 10 आसन कर, हाँ जी, 10 आसन करने हैं 150 से 180 सेकंड के बीच में। और ये उसका ये कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग से चलना है। अगर एक्सीड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन। तो ऐसे करके, ऐसे आर्टिस्टिक सोलो है। ऐसे एक आर्टिस्टिक पेयर का इवेंट होता है। पेयर में क्या है कि 2 एथलीट्स हैं, उसमें क्या है, वो 2 एथलीट साथ में परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे को टच कर सकते हैं। टच करके आपस में मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सेम फॉर्मेशंस बना सकते हैं 3 तरह की। तो 2 बच्चे हो गए। ऐसे एक रिदमिक पेयर है, आर्टिस्टिक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे मतलब कि म्यूजिकल इवेंट्स बनाए। तो 12 इवेंट्स हैं टोटल जो ना NYSF ने इंट्रोड्यूस किए। ओके, हाँ जी। तो अभी करंटली इंडिया में ये 12 इवेंट्स ही हैं जो प्रिवेलिंग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो गवर्नमेंट, अभी जैसे आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया ही है, गवर्नमेंट और जितने भी नेशनल फेडरेशंस हैं ये क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इसको और इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी मैम, कि पहले क्या था, अगर पहले की मैं बात करता हूँ कि पहले हमारे ना सिर्फ एक ही फेडरेशन थी, उसी की नेशनल्स खेल रहे थे या स्कूल नेशनल्स खेलते थे, इंटरयूनिवर्सिटी खेलते थे। अब क्या है कि जब से योगासन भारत आई है तब से क्या फायदा हुआ कि अब एथलीट्स जो हैं वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और नेशनल गेम्स में ऐड हो गई स्पोर्ट्स। वरना योगा कोई नेशनल गेम्स होती ही नहीं थी। तो नेशनल गेम्स को हम इंडियन ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं ना। तो इंडिया में ओलंपिक्स में जितना पैसा मिलता है, जैसे कि ओलंपिक्स में 7 करोड़ 8 करोड़ मिलते हैं, वैसे ही नेशनल गेम्स में अगर आप मेडल लेके आते हो तो हर जहां मर्जी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी स्टेट की, तो अच्छा अमाउंट ऑफ मनी देती है। ओके, तो मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, तो इंडिया में योगा का इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, योगा का जो स्केल है वो इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑल राइट। एंड अगर क्राइटेरिया या बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें, दोज हु वांट्स टू एंटर इन दिस फील्ड, तो वो क्या होनी चाहिए?
मैं समझा नहीं, इस दोबारा मतलब अगर हमें एंटर करना है योगा इन स्पोर्ट्स तो कुछ क्राइटेरिया सेट हैं उसके लिए? योगा में अगर आपको एंटर करना है आप कभी भी कर सकते हो एंटर, बट इन्होंने एक एज कैटेगरी डिवाइड करी हुई है। यस, एज कैटेगरी डिवाइड करी हुई है। अंडर 10 कर दिया एक तो, सॉरी अंडर 14, जिससे बोल रहे हैं सब जूनियर गर्ल्स एंड बॉयज, इनके कॉम्पिटिशन सेपरेट होने हैं, ठीक है, साथ साथ होने हैं। मतलब इस तरह से ही अंडर 18 किया है जूनियर गर्ल्स एंड जूनियर बॉयज। फिर किया है इन्होंने सीनियर, जो कि सीनियर क्या है अंडर 28, जिसमें जितने भी एथलीट्स हैं उसमें ज़्यादातर जॉब्स, जो मेन बेनिफिट्स मिलता है ना सीनियर्स को मिलता है। ज़्यादातर जो जॉब्स का बेनिफिट हो गया, ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप्स, इसका बेनिफिट मिलता है। फिर अंडर 35 हो गया, कोई जैसे सिविल सर्विसेज में है, कोई और भी जो बड़े भी है ना वो भी खेल सकते हैं। अंडर 45, 55, मतलब कि इस लेवल पे भी होते हैं कंपटीशन। आसन्स का जो इनिशियल स्टेज है अंडर 14, उसमें आसनास बहुत डिफिकल्ट लेवल के हैं। अंडर 18 में थोड़े और डिफिकल्ट है। जो अंडर 28 है उसमें बैलेंसिंग वाले हो गए, थोड़ा ब्रेन यूज करने वाले। फिर 35 वाले में कैटेगरी में 45, 55 थोड़ा थोड़ा करके ना कमजोर, इजी आसनास, इजी गोइंग आसनास की हार्म ना करे बॉडी को ज्यादा ना, एडवांस कम हो गए। राइट तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है ना योगा में, वो अपना करियर भी डेवलप कर सकता है। एग्जैक्टली करियर डेवलप कर सकते हैं। 3 फील्ड हैं जो मैं कहता हूँ कि ना अगर आप एज योगा में आना चाहते हैं, या योगा आसना, या योगा कोच, योगा में एजुकेशन के रूप में, या योगा थेरेपिस्ट के रूप में, तो 3 फील्ड खुलते हैं जो मुझे दिखते हैं। एक तो है मैम कि एजुकेशन के फील्ड में आना है तो आप बीएड योगा कर लो और मास्टर इन योगा कर लो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में एज ए गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर लग सकते हैं। अगर आपने एज ए कोच जाना है तो आपके पास अचीवमेंट, पहला टारगेट रखें कि नेशनल में मेडल लाने की कोशिश करें जाकर। अगर वो नेशनल में मेडल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट है जो पटियाला में, उसमें एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग ऑफर करता है वो। तो 1 साल का होता है, उसको करने के बाद आप कोच लगते हैं। जितने भी साइंस के सेंटर्स हैं इंडिया में, गवर्नमेंट कोच लगते हैं, उसका भी अच्छा सैलरी है। ये कोचिंग का फील्ड हो गया। जो थर्ड फील्ड है वो है थेरेपेटिक, जो भी डिजीज से रिलेटेड है। पीजीआई में इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, और जितने भी एम्स हो गया इंस्ट्रक्टर्स हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, एमएससी कर सकते हैं, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस, मास्टर इन योगिक साइंस, ठीक है, या योगिक थेरेपी, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स, ये क्या बोलते हैं, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस या पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, इसको कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप किसी भी अस्पताल में या पर्सनल रूप में भी ना किसी को पीटी के रूप में भी करवा सकते हैं जाके। ओके, सो ये 3 लेवल्स हैं। हाँ, ये 3 डायरेक्शंस हैं। एग्जैक्टली, जा सकते हैं एग्जैक्टली, यस। अभी जैसे मैं रिसेंटली खुद भी योगा प्रैक्टिस करने लगी हूँ ना, तो मेरी ना सोशल मीडिया फीड ये वैसी हो चुकी है, जिम वर्सेस योगा, योगा वर्सेस जिम, क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में, शैल आई गो फॉर जिम और शैल आई गो फॉर योगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपके क्या सजेशंस है इसमें? अगर आपको एकदम से वेट कम करना है या एकदम से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने अंदर, तो आप जिम की तरफ जा सकते हो। अगर आपको परमानेंट चीजें चाहिए ना, कि आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए कुछ भी, तो आप योगा की तरफ आओ। बिकॉज जो जिम है वो आपको एकदम से वो कर देगा, मतलब कि आपके मसल बना देगा, चाहे वो एकदम से पंपिंग देगा आपको। आप इतना वेट उठा रहे हो, धीरे धीरे करके, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है, बुरा नहीं है, मैं उस गलत नहीं बोल रहा उसे। बट होता क्या है, अगर आप दोनों को कंबाइन करके करो तो अच्छा है वो भी। बट जो जिम है उसमें आपकी जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग का पैटर्न थोड़ा सा, जो हम जैसे बड़े होते हैं तो ऊपर से लंग से इनहेल किया, एक्सहेल किया डायरेक्ट, तो हम अब्डोमिनल ब्रीदिंग भूलते जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा आपने देखा होगा, जब इनहेल करता है उसका पेट, अब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सहेल कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसका ब्रीदिंग नीचे तक आ रहा है। तो हमें वो ब्रीदिंग चाहिए, तो हमें योगा की तरफ आना है। और योगा, मेरे को लगता है कि योगा में सब कुछ है। अगर आप बात करते हो कि क्लींजिंग की बात करते हो, आप अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कर रहे हो। हमारी बॉडी के अंदर 6 तरह के कर्म है, जैसे षटकर्म है, जिसमें नेति है। आप नेति नाक में रबड़ डाल के मुंह से निकालते हैं, और उसको अपने पूरा जो ऊपर का म्यूकस जमा हुआ है ना अंदर ना, रबड़ कैसी? रबड़ होती है पतली, नंबर होते हैं, 3 नंबर होती है, 2 नंबर ऐसे करके, वैसे ही कुछ हाँ, उसको नाक में डाला तो मुंह से निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं। ये सारा पैसेज आपका क्लीन होता है। उससे क्या हो रहा है, इनहेलेशन कैपेसिटी, एक्सहेलेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो म्यूकस जमा था वो क्लियर हो गया। और मैंने जल वाला भी सुना है। जल वाला वो मैम वो नेति में आता है, जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, यस। ऐसे ही एक धोती करके है क्रिया। धोती में क्या है कि एक 7 मीटर लंबा कुछ इस तरह से कपड़ा होता है, सूती का कपड़ा, उसे हम खाते हैं। पेट के अंदर वो पट्टी होती है, उसे पेट तक खाया, अब्डोमेन तक आता है हमारे, इसोफेगस तक ना, तो स्टमक तक आया,
और उसके बाद स्टमक से आप उसको निकालते हैं, जो HCl पेप्सिन रेनिन एंजाइम्स है ना, वो भी उसके साथ लिपट के आते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैसेस बनती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ। सो लोगों के बीच में ना आजकल राइवलरी चल रही है कि जिम वर्सेस योगा, दोनों में से कौन सा बेटर है। कुछ लोग कहते हैं कि योगा करो, कुछ लोग कहते हैं जिम करो, अगर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आई डोंट नो, मुझे मेरे इसमें कोई थॉट्स नहीं, आप बताइए। अगर मुझे जो लगता है कि हमें अपनी बॉडी के लिए क्या करना है वो तो हम डिसाइड करेंगे, और लोगों के चक्कर में रहना नहीं है। और क्योंकि जिम वर्सेस योगा अगर बात करें, दोनों अच्छा है अपनी अपनी जगह पे, पर आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्या चूज कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म आपके क्या गोल्स हैं, कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो यू कैन गो विद जिम, कि आपको एकदम से अपने मसल को टोन करना है तो आप जा सकते हो जिम के लिए। बट जिम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर आप एक चीज़ जिम के साथ जो कर रहे हो ऐड, अपने साथ स्टिफनेस ऐड कर रहे हो। जो आपकी मसल की रेंज ऑफ मोशन है उसको आप मतलब कि फुल्ली कर नहीं सकते एक्सटेंड। अगर अपनी चेस्ट मसल को टारगेट करता हूँ, ठीक है, चेस्ट मसल मैंने अच्छा डेवलप कर लिया अपना, तो मेरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन का कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो एक यौगिक वाला एथलीट है, यौगिक प्रैक्टिशनर है, वो क्या कर रहा है कि उसका इनहेलेशन कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज वो कोबरा पोज कर रहा है, माउंटेन पोज कर रहा है, अपने लंग्स को एक्सपैंड कर रहा है थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थ्रू आसनास, थ्रू क्रियाज कर रहा है, षटकर्म कर रहा है। तो 6 तरह की क्रियाज हैं उसके अंदर, नेति, धोती, बस्ती, ये सारी अलग अलग क्रियाज हैं, जिनके अंदर 6 क्रियाज के थ्रू आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हो। नेति में क्या होता है कि जैसे एक रबड़ है, 2 रबड़्स होती हैं, ठीक है, उनको आप नोस्ट्रल में डालते हो तो मुंह से निकालते हो, वो जितना भी आपके अंदर म्यूकस जमा है ना इस एरिया पे, वो सारा बाहर आ जाता है। तो आपका इससे इनहेलेशन कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है और क्लीन हो जाता है पैसेज। जो दूसरी क्रिया है वो है धोती। 7 मीटर लंबा कपड़ा होता है एक, उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। हमारा गला है जो, उसको आदत क्या है लिगलने की, जब तक हम लिगलेंगे तब तक वो अंदर जाएगा नहीं। तो उस कपड़े को इस पर रखकर हम लिगलते हैं धीरे 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 धीरे, ओइसोफेगस से लेकर हम स्टमक तक लेकर आते हैं। स्टमक पे जब आ जाता है कपड़ा, तो जितना भी अंदर गंदा एंजाइम जमा हुआ है, HCl या पेप्सिन रेनिन जो दूषित है, उसको हम निकाल सकते हैं थ्रू कपड़े को ऊपर बाहर रखना है थोड़ा सा, ठीक है, उसको निकालना है धीरे धीरे, और वो सारा जितना भी अंदर जमा हुआ है एंजाइम है वो सारा बाहर आ जाएगा। और जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसके लिए बहुत अच्छी है ये क्रिया, नेति, धोती, बस्ती। जो बस्ती क्रिया है उसमें क्या करते हैं कि एक बोलते थे आंतरिक बस्ती, बाहरी बस्ती। आंतरिक बस्ती कैसे करते थे कि हम कहीं पे भी बैठे हैं, अपने इनस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ आसनास भी हैं, जैसे सर्वांग आसन करके उसमें फील होता है, उसमें माउंटेन पोज में, और भी बहुत से आसनास हैं उसमें कर सकते हैं। और जो बाहरी बस्ती है उसमें क्या होता था कि जो पुराने लोग थे हमारे, जब हम पीछे देखते हैं हमारे मम्मा पापा दादाजी, तो वो क्या करते थे, जैसे नदी है तो वहाँ गड्ढा बनाते छोटा सा ना, तो उसके अंदर अपने हिप को डिप कर दिया, तो अपने इनस मसलों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पानी को कुछ समय के लार्ज इंटेस्टाइन में होल्ड करा, फिर रिलीज किया। जितनी भी हमें लार्ज इंटेस्टाइन कितना समय हो गया साफ नहीं है किसी की, और उसमें जितना डस्ट पार्टिकल जमा हुआ है वो सारा बाहर आ जाता था उसके थ्रू। तो इस तरह से करते थे। बट अब क्या कर रहे हैं, मॉडर्न युग में एनीमा देते हैं लोग, एक ट्यूब होती है, उसको अपने इनस में फिक्स इंजेक्ट किया, तो उसमें नीम का एनीमा हो गया, दही का हो गया, मट्ठे का हो गया, इस तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर ना, नींबू का वैसे एनीमा देते थे, वो सारा आपका लार्ज इंटेस्टाइन साफ होता था। तो जो भी गइयों की ब्लोटिंग होती है ना, वो गंध पता नहीं कितने टाइम से गंदगी जमी हुई है वो सारी बाहर हो जाती थी। और ऐसे ही कपालभाति है, जो कि हमारे लंग्स जो है, लंग्स हमारे कितने टाइम से इसमें डस्ट पार्टिकल जमे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी नोज में अंदर ना बाल हैं छोटे छोटे से, जब इनहेल करते हैं हम, तो वो बालों के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल है वो ज्यादा अंदर ना जाए। और वैसे ही हमारे इधर क्या बोलते हैं उसे, लैरिंग्स वगैरह एरिया है जो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, तो उधर क्या हो रहा है, उस ट्यूब, गले के अंदर ट्यूब सी लगी हुई है, तो उसके अंदर जितना भी हमें बोलते हैं, जितना भी म्यूकस गंदगी है सारी उधर इकट्ठी होती है। और जो लंग्स हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया अगर आ गए हैं, छोटे मोटे जो कण आ गए हैं लंग्स के अंदर, आप बोल सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे जो लंग्स में इकट्ठा हुए हैं, उसको हम थ्रू कपालभाति, जितना भी हमारे अंदर जमा हुआ वो है डस्ट पार्टिकल, उसको बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली एक्सहेलेशन के थ्रू, तो कपालभाति के थ्रू। यस, वो जो हमारी अगली क्रिया है नोली, जो स्टमक, उसको अब्डोमिनल मसाज भी बोलते हैं, कि जो हमारा पेट होता है, हमने रामदेव बाबा जी को देखा है कि वो पेट को अंदर खींचते घुमाते हैं, तो पेट के जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग बोल सकते हो, उसकी ट्रेनिंग बोल सकते हैं,
फैट लॉस में बड़ा अच्छा है वो। और उससे जो सबसे अच्छी हेल्प होती है कि आप उड़ियान बंद हो गया लगाना सीख जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उससे भी कर सकते हैं। और एक क्रिया और है जो हमारी, वो है त्राटक। त्राटक में क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट को लगातार देखते रहते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है इंटरनल त्राटक, एक होता है एक्सटर्नल त्राटक। जो इंटरनल त्राटक है, हम आइज क्लोज करते हैं तो हमारे सेंटर बिंदु दोनों आंखों के बीच में, ठीक है, इधर देखते हैं, इधर फोकस करते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल त्राटक है, एक घी का दिया लेते हैं, घी के दिए को लिया, जलाया, 1 से 2 मीटर की दूरी पे आपने बैठना है, अपने सर के लेवल पे रखना है उसे, और उसको लगातार देखना है। घी का दिया इसलिए लिया है कि घी ठंडक का प्रतीक है, जो उससे हमें जो ठंडक मिले हमारी बॉडी के अंदर आए, उसको लगातार देखना है। वो हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। ये 6 क्रियाज बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आज के यूथ के लिए, और मुझे लगता है कि योगा में इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि क्रियाज जो बॉडी को अंदर से क्लीन कर रही है। हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के स्कैन करते हैं, सफाई करवाते हैं, क्लीन करवाते हैं, घर को क्लीन करते हैं, पर अपनी बॉडी को अगर ना क्लीन करें फिर तो बात ही अलग है। बेसिकली जिम से आप, ठीक है, बाहर से काफी ज्यादा हेल्दी फिट दिख सकते हो, बट इंटरनली योगा की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपको बिल्कुल ही क्लेंस कर देंगे अंदर से, एंड सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तक निकाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि योगा कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। बाकी हम दोबारा इसमें टॉपिक पर आते हैं, जिम वर्सेस योगा वाले पे। तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है कि जिम जाने से ना लोग जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, और योगा बिल्कुल ऑपोजिट है। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं वो काम हो जाते हैं। तो योगा की साइड से तो आई एम कम्प्लीटली श्योर कि जब योगा प्रैक्टिस करते हैं आप जेन्युइनली काम होते हो, बट जिम का आई फील थोड़ा सा अग्रेसिवनेस आता है। हाँ मैम, जैसे जिम भी, जैसे वेट लिफ्टिंग है, वो एग्रेसिव स्पोर्ट्स में आती है ना। जैसे हम ताइक्वांडो की बात करते हैं, और भी गेम्स हैं जिसमें ना एग्रेशन जरूरी है। और जो ये है योगा में कामनेस आती है, बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे आसन आपने टारगेट किए हैं। और सबसे अच्छी चीज योगा की कि बच्चे से बूढ़े को हम करवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। और जो जिम है, एक मेरे को लगता है कि एक लेवल है कि एज होने के बाद मतलब कि ज्यादा वेट नहीं उठा सकते, हल्का भी उठा रहे हो तो नहीं काम करता इतना जितना योगा करता है। और जिम के अंदर जो ब्रेथलेसनेस की बात बता रहा हूँ मैं, कि होता क्या, एग्रेशन भी इसलिए हो जाता है कि रेगुलर बेसिस में वो एग्रेसिवली कर रहे हैं अपने मसल्स में, वो सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ कि मेरे में इतना वेट उठा दिया मैंने, बट वो कहीं ना कहीं अपनी जो श्वास है उसको उखाड़ रहे हैं। अब योगा के अंदर क्या होता है कि आपने इनहेलेशन, वहाँ पे कूल डाउन नहीं अच्छे से करते। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे जिम्स के अंदर, मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर वर्क भी किया है, कि वो कूल डाउन नहीं करते। जैसे उन्होंने एक्सरसाइज लगाई, या कोई चेस्ट का प्रेस मार लिया, बाइसेप कर्ल मार लिया, हैमस्ट्रिंग की कोई एक्सरसाइज करी, तो वो ना कूल डाउन नहीं करते अच्छे से। इन द फील्ड ऑफ योगा आसना, तो चाहे हम योगा की बात करें, आसना की, प्राणायाम की बात, तो यहाँ पर तो सिंपल रूल है कि आपको जिस इंटेंसिटी से हमने आपको स्पीड में एक्सरसाइज की या आसनास की फॉर्म में बेसिक से जाते हैं, हम बहुत स्लो इंटेंसिटी हाई पे लाएंगे, एक पीक पे लाकर फिर धीरे धीरे हम उसे वापस, कि इसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने शांति पाठ से शुरू किया, बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस कर दी, फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक मैं किसी एक आसन को टारगेट कर रहा हूँ, तो उस एक्सरसाइजेस के थ्रू उस मसल को वार्म अप किया, टारगेटेड मसल्स को वार्म अप किया, देन उन आसनास को मैंने किया। उस पीक को करने के बाद उस थोड़ा सा उसे स्ट्रेच करवा के देन मैं वापस आऊंगा, मतलब कूल डाउन की सिचुएशन में, थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थ्रू कुछ मसल के काउंटर पोजेज हैं किसी आसन के। जैसे मैंने कोई डिम आसन कर लिया, पूर्ण चक्रासन किया, तो उसका मैंने पादहस्त आसन काउंटर कर दिया, शशांक आसन काउंटर किया। तो यहाँ पे काउंटर पोज का बड़ा रोल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बड़ा रोल है, और शवासन का बड़ा रोल है, जो शवासन लास्ट में हम करते हैं। एग्जैक्टली। सो बुरे कोई भी नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कर कैसे रहे हो उनको। अच्छा, अगर हम योगा की हिस्ट्री की बात भी करें ना, तो मैंने सुना है कि योगा और मार्शल आर्ट्स ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। यस, अगर आप हिस्ट्री उठाओगे ना, तो योगा एंड मार्शल आर्ट्स कनेक्टेड है। जब सूर्य नमस्कार शुरू हुआ करना इंडिया में, तो जो मार्शल आर्ट्स है वो भी साथ में कराटे वगैरह भी शुरू हुआ। तो अगर इसके कनेक्शन की बात करूँ मैं, तो जो कराटे है, जो जूडो है, जूडो और योगा का ना थोड़ा सा कनेक्शन है कि जो जापानीज लोग हैं उन्होंने जो हम वज्रासन करते हैं इन योगा, उन्होंने उसे कुछ स्टांस बना दिया, वो उसमें खाना खाते हैं, उसमें ही बैठते हैं, वो सारा उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है किसी नाम से, किसी दाची के नाम से आई थिंक। और जो कराटे और योगा बहुत कनेक्टेड है,
और जितनी मार्शल आर्ट से कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर जो योगा में हम बंधास की बात करते हैं, जैसे उड़ियान बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया, मूल बंद हो गया। अगर हम जालंधर बंद की बात करें तो क्या होता था, पहले किसी ने हिट किया किसी की नेक पे, जब नेक से एरिया पे हिट कर रहा है कोई कराटे में, तो वो क्या करते थे उस समय जालंधर बंद लगा देते थे। जो यहाँ पे 11 क्रेनियल नर्व्स हैं उनको टाइट कर लेते थे, तो वो जो जर के ब्रेन पे पड़ता था इम्पैक्ट, वो कम हो जाता था। उसका अगर 100% इंटेंसिटी के साथ पड़ा है तो वो 30% इम्पैक्ट आएगा। और वैसे ही वो अब्डोमेन लोग लगा लेते थे, जिसे बोलते हैं उड़ियान बंद। जैसे किसी ने पेट पे पंच किया तो वो उड़ियान बंद लगा लेते थे मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, कि उस स्टमक का पूरा एरिया, चेस्ट से लेके स्टमक का पूरा टाइट हो गया, तो जितना मर्जी मारते रहो तो उन्हें इतना फील नहीं होता। और हम मूल बंद की बात करें तो वो क्या करते थे, जो हिप से नीचे का एरिया है सारा, वो मूल बंद लगाते थे। जब भी उनके लात में अटैक होता था या लेग से नीचे, लेग के ऊपर अटैक हो रहा है, तो मूल बंद, उसकी पूरी लेग्स, पूरी उनके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोसिनेमस मसल प्रॉपर्ली टाइट हो जाती थी, जिससे उन्हें मतलब कि कम इम्पैक्ट, कम पेन, क्योंकि लूज मसल पे मारेंगे डोलियो की क्या कोई भी, हाँ, उतना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो टाइट पे मारेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ये है कि वो योगा प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं मार्शल आर्ट्स। एग्जैक्टली हाँ। तो बात करें अब योगा के इम्पैक्ट की हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पर, तो योगा के ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है? मैम, योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप ब्रीदिंग कंट्रोल सीख रहे हो। मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करूँगा ब्रीदिंग की, कि आप जिसको योगा उसने कर लिया तो अपने एग्रेशन के ऊपर और अपनी जो जितनी भी एनर्जी, बिखरी हुई एनर्जी है एक एथलीट की या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की, अगर मैं बात करूं अपनी, कि मुझे वहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो वो सारी बिखरी हुई एनर्जी को जो योगा करता है, बांध कर किसी एक डायरेक्शन में कम वो करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है। चाहे आप वो किसी आसन को जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आसन में भी आप रुकना सीख रहे हो, और किसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस को कर रहे हो तो वहाँ पे रुकना और सांस को रोकना, प्राणायाम में सांसों को रोक कर कंट्रोल करना सीख रहे हो। चाहे हम बात करते हैं कि इनहेलेशन किया, कुंभक लगाया, अपनी सांस को जिस तरह रोकना सीख रहे हो, तो अपनी लाइफ में भी उसको आप उतार सकते हो डिसिप्लिन के फॉर्म में। आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विद इन 3 मंथ अगर आप करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फोकस इजीली कर पाओगे, और डिटैचमेंट की तरफ जाओगे जितना हो सकता है ना, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिटैच होने लग जाएगी लोगों से, लेकर अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनसे। और अगर आप इस तरह प्रैक्टिसेस करते हैं, और बॉडी थोड़ी स्लो हो जाती है। जो योगा है ना, थोड़ा सा स्लो कर देता है बॉडी को, कि जो रेगुलर योगा कर रहा है ना, वो हर चीज को बड़ा स्लो करके, मतलब कि किसी चीज को देखेगा तो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो चंद्र नाड़ी है वो धीरे धीरे एक्टिवेटेड हो जाती है। जो योगा कर रहा है, चंद्र नाड़ी क्या होती है कि जो हमारी लेफ्ट साइड की, हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है। राइट पार्ट को हम शिव का रूप मानते हैं, जो लेफ्ट पार्ट है उसको सती का। जो शिव थे वो अग्रेसिव थे जब भी, और सती थे वो शांत थे। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एग्रेशन बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन बढ़ा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि ना हमारी राइट नोस्ट्रिल बहुत तेज चल रही होती है। और जब हम बहुत काम होते हैं, कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, बहुत शांत है, तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल वर्क कर रही है। तो इसका हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि अगर मैं बहुत इस समय एग्रेसिव हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी लेफ्ट टू इनहेल करूँगा, राइट से एक्सहेल करूँगा, लेफ्ट से इनहेल करूँगा, राइट से एक्सहेल करूँगा। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते करते तो मेरी बॉडी ना थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। अगर इसको हम जैसे हमें सर्दियों में थोड़ी गर्मी चाहिए होती है बॉडी के अंदर, हीट, तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। जो हमारी राइट साइड की बॉडी है उसको एक्टिवेट करते हैं, इनहेलेशन करते हैं राइट से, लेफ्ट से एक्सहेलेशन करते हैं बार बार। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ठंड में, हम बोलते हैं कि एक योगी ना अपनी बॉडी को हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में फिक्स कर सकता है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है एक योगी का बॉडी। तो वो उस समय अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। कभी देखना आप, जो तपस्वी थे वो बिना वस्त्रों के भी, मतलब बिना ठंड हो रही है, कुछ हो रहा है, उन्हें नहीं पता लगता। और गर्मियों में भी क्या कर सकते हैं, हम चंद्रभेदी कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं। शीतकारी करेंगे तो बॉडी के अंदर ठंडक आएगी, उसे गर्मी का इतना नहीं एहसास होगा, पता नहीं लगेगा। हाँ। तो ये सब तो ब्रीदिंग से ही आता है, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हम इन्वॉल्व करते हैं। आई एम आस्किंग अबाउट फिजिकली, चलो ये तो सारा चलो मेंटली था, सारा मेंटली बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं। व्हाट अबाउट फिजिकल टर्म्स? फिजिकल टर्म मैम, अगर आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर है कि डिपेंडेंसी की, आपको अगर टोन बॉडी चाहिए तो योगा ऐसा नहीं है कि आप मसल बनाने में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर अष्टांग योगा है, पावर योगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब जो अष्टांगा योगा विन्यासा का फ्लो है, तो उसमें आप स्ट्रेंथ बिल्ड करो,
फिजिकली टर्म में अगर बात करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी, आप कंट्रोल अच्छा ला सकते हो अपने हाथ बॉडी के ऊपर, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा कंट्रोल, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप एकदम से वो नहीं हो सकते, मतलब कि कोई आपको एकदम से किसी ने आपको काम हो जाता है काफी ज्यादा, हाँ तो ये एग्जैक्टली। होता है। ओके, सो मतलब अगर मैं 90 डेज कंटिन्यूसली योगा प्रैक्टिस करूं तो कौन से सबसे पहले चेंजेस होंगे? क्या मेरी बॉडी के अंदर सबसे पहले चेंज होगा? बॉडी मैम शुरू में तो अडप्ट नहीं करेगी, कि है हाँ, सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ नया डालोगे ना तो आपको बहुत धीरे धीरे जाना होगा। अगर 90 डेज भी कर रहे हो आप, तो आपको इनिशियल स्टेज में बहुत धीरे 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 आपको ब्रेक नहीं लगने देना। बहुत बेसिक बेसिक चीजें, अगर आप विद इन 2 मंथ 1 मंथ आपकी बॉडी अडप्ट कर गई तो चेंजेस आएंगे आपके अंदर। आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस है आपके ऊपर, जो भी आपका डेली रूटीन है उससे स्ट्रेस आता है जो बॉडी के ऊपर, वो आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। और जो भी आपका एग्रेशन है उसको हैंडल कर पाओगे, एंजाइटी कम होगी, स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज, जब आप योगासना रोज प्रैक्टिस करते हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हो, तो जो स्लीपिंग साइकिल है वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, गहरी डेप्थ बढ़ जाएगी उसकी। हाँ, सो यूजुअली योगा जो है वो कम्प्लीटली आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है जब आप उसको स्टार्ट करते हो। एग्जैक्टली। तो इन लोगों का ना सबसे मेन यही कंसर्न होता है कि यार हम स्टार्ट तो करते हैं, बीच में रुक जाता है, फिर मन नहीं करता। तो खुद को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं? आप मैम एक तो किसी अच्छे कोच या अच्छे गुरु के पास मिलें, और बेसिक स्टेप्स, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनिशियल स्टेज में तो आपको बहुत बेसिक चलना है। ये नहीं सोचना कि उसका फ्लेक्सिबिलिटी इतना है या वो इतना अच्छा कर रहा है, वो नहीं देखना, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग टाइप का है और किसी का बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फॉरवर्ड बेंडिंग का है। बस हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपनी जो एक्स्ट्रा एडवांटेज वाले पॉइंट्स हैं वो पता लगेंगे धीरे धीरे, कि मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है, मेरी ट्विस्टिंग अच्छी है, तो वो आसनास ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। और इनिशियल स्टेज में तो मतलब आपको बेसिक से ही जाना है, जब भी जाना है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए बेसिक से जाना है। और एकदम से किसी को देख के ना वो नहीं होना, मोटिवेटेड नहीं होना ज़्यादा कि मैं भी इतना करूँ, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, कि वो ज़्यादा कर रही है मैं कम कर रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इतनी है, क्योंकि लोगों में ये होता है थोड़ा सा ना। वो तो चलो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जिनके पास यूजुअली टाइम नहीं होता, जो ऑफिस गोइंग है एंड बिजी पर्सन है, काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। तो बेसिक रूटीन जो मॉर्निंग में वो डेली कर सके। बेसिक रूटीन मैम, बिहार स्कूल ऑफ योगा ना जो बोलता है कि उसने एक रिसर्च करा कि 3 आसना सुबह उठ के करने ही करने हैं, उससे आपका जिनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है होता, अब इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर सकते हो। जो 3 आसनास है वो ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है। उसमें उन 3 आसनास में हो क्या रहा है, बेसिकली उसकी फिजियोलॉजी अगर हम समझें कि हमारी स्पाइन है, ठीक है, सीधी स्पाइन है। अब हम अपने स्टमक को खींचने का काम कर रहे हैं, अपवर्ड पुलिंग लोअर ताड़ासन के अंदर अपनी बॉडी को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं, तो हमारा स्टमक है वो खींच रहा है। और दूसरा जो उसके अंदर है तिर्यक ताड़ासन, उसमें क्या है, हम अपने स्पाइन को साइड में बेंड कर रहे हैं। हमारा जितना भी साइड का एरिया है वो सारा स्ट्रेच हो रहा है दोनों साइड। और वैसे जो ट्विस्टिंग वाला पोज है कटी चक्रासन, उसके अंदर क्या है, हमने स्पाइन को निचोड़ने का काम करें, एक तरह से रोटेट करने का। तो जितना भी लोग सुबह जल्दी फ्रेश नहीं हो पाते उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और जो आप वो दूसरा पॉइंट आपने पूछा, इसका पूछा कि जो रेगुलर बिजी हैं उन्हें अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, जो बेसिक आसनास हैं वो कर सकते हैं। और उनके पास भी टाइम नहीं है, ऑफिस गोइंग है, फिर आप बेसिक स्ट्रेचेस, जैसे चेयर योगा हो गया, जैसे कोऑपरेट के फील्ड में हम करवाते हैं, चेयर योगा हो गया, चेयर के ऊपर भी बैठ के हम बहुत सारे योगा, ग्लूट स्ट्रेचेस, लोअर बैक के कुछ स्ट्रेचेस, क्योंकि स्पाइन में भी इतनी सारी दिक्कतें हैं बैठ के। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको अपने रूटीन में योगा को जरूर ऐड ऑन करना चाहिए, अगर आप जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्योंकि एक तो वो पॉस्चर लोगों का बहुत ज्यादा खराब हो चुका है स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। एग्जैक्टली, जिसका स्क्रीन टाइमिंग में ज्यादा है ऑटोमेटिकली उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, कि उनके नेक में एरिया में पेन है, ठीक है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, और जिसका हंचबैक होना शुरू हो गया है। और इससे मतलब कि थोड़ा थोड़ा आप अपने जब भी आप कॉन्स्टेंटली मत करो, कुछ भी लगातार मत करो, मतलब एक देख भी रहे हो तो अगर लगातार देखोगे, आईज को ब्लिंक नहीं करोगे, तो होगा कि आपकी आई साइट भी वीक होनी शुरू हो जाएगी, आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आएगा। तो आपको बारी बारी से मतलब कुछ सेकंड पॉज लेना, आंखें बंद करनी है, फिर रिलैक्स करना है, फिर अपना काम शुरू करना है। हम आई एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके साथ, कुछ आईज एक्सरसाइजेज हो गई, कुछ शोल्डर स्ट्रेचेज हो गए, जिससे जो नेक के ऊपर टेंशन क्रिएट हुई है वो रिलीज हो जाए। क्योंकि जो
नेक का जो सपोर्टर मसल है वो हमारे ये वाला पीछे के शोल्डर ब्लेड और पीछे का मसल है। हमारे योगा और फिजिकल एजुकेशन में जो बोलते हैं कि ना जो हम अपने सपोर्टर मसल को अगर टारगेट स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे सपोर्टर मसल अगर स्ट्रेंथन हो जाएगा तो जो आपका ऊपर वाला मसल है जैसे नेक का मसल है वो ऑटोमेटिक कम पेन देगा। सपोर्टर मसल को स्ट्रेंथन करो तो आपके दूसरे मसल्स का पेन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा काफी हद तक। That's a valuable insight. So प्रभाकर, लोगों के ना योगा को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। आई वॉन्ट कि आप उन मिथ्स को आज इस एपिसोड के थ्रू ब्रेक करें। तो पहला मिथ हमारा ये कहता है कि यू मस्ट बी सुपर फ्लेक्सिबल टू डू योगा, कि अगर आपको योगा करनी है तो आपको पहले से आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी योगा करने के लिए जरूरी है, नहीं। वो तो आप किसी भी स्टेज में, क्योंकि योगा बना ही बच्चों से बूढ़ों के लिए था। आप कोई योगा को कोई भी कर सकता है। जो हर गेम में, हर किसी फिजिकल वर्कआउट में कोई लिमिट है कि एक, पर योगा आप छोटे बच्चे से लेके एक मतलब बुजुर्ग बूढ़े तक को भी आप करवा सकते हैं। पर जो और भी एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकते। मतलब कोई चल भी नहीं सकता, किसी का कोई ऑपरेशन है उसके लिए भी योगा बना हुआ है। किसी को कोई इश्यू है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आसना, कुछ ना कुछ रिसर्चेज बन रही है, हो रही है। राइट। आई थिंक जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप योगा प्रैक्टिस करते रहते हो, और कितना कंसिस्टेंट हो वो उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, वो तो धीरे धीरे। ओके, सो अप नेक्स्ट इज कि योगा इज नॉट अ रियल वर्कआउट। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि जब हम योगा करते हैं, पहली बात तो वो बहुत कामली हम करते हैं, सब बिल्कुल फास्ट, कुछ ऐसे हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, एंड इसमें स्वेटिंग नहीं होती, तो लोगों को लगता है कि इससे हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मैम स्वेटिंग होती है। हाँ, होती है, बट वो बहुत थोड़ी सी होती है एज कंपैरिजन टू जिम और एनी हैवी वर्कआउट। यस, फिर वो जो अगर स्वेटिंग मैम होती है, अगर आप योगा इंटेंस योगा करते हो, योगा के भी लेवल्स है ना, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। आप किस में जा रहे हो? अगर आप एडवांस की तरफ जाओगे तो आप पसीने से गीले हो जाओगे क्योंकि बहुत वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, होल्डिंग ज्यादा कर रहे हो आसनास के अंदर। अगर फिर से पुट करने क्वेश्चन कि जो योगा है वो एक रियल वर्कआउट नहीं होता, योगा सिंगल वर्कआउट नहीं होता। हाँ, मिथ ही है वैसे तो। हाँ, है तो मिथ ही। हाँ। नेक्स्ट इज योगा गिव्स स्लो रिजल्ट्स। हाँ जी, योगा धीरे रिजल्ट देता है पर परमानेंट देता है। जो योगा से क्या होगा, योगासना से या योगा की जो भी कंपोनेंट्स है सबके सब, वहाँ हम ब्रेथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं योगासना के अंदर, योगा के फील्ड के अंदर पूरा है कि आप पूरी होल ओवर डेवलपमेंट, मतलब पूरी पर्सनैलिटी आपकी, जो पूरी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये सारे डोमेन्स के ऊपर आप काम करते हो योगासना के अंदर, और कंप्लीट पैकेज है। राइट, एंड उससे आपको रिजल्ट्स भले स्लो मिलते हैं, बट वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। अब नेक्स्ट इज वुमेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड नॉट डू योगा। मैम जो आसनाज है ना, कुछ आसनाज उस समय भी फीमेल्स कर सकते हैं, उनके लिए रिसर्चेज हुई हैं कि उनके लिए उस समय बेनिफिशियल है। जैसे मार्जरी आसना हो गया, बद्धकोण आसना हो गया, जो भी हिप ओपनिंग के बेसिक आसनाज हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है उस कंडीशन में भी। हाँ, सो कुछ मतलब मेजर आसन्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो हमें नहीं करने चाहिए उस टाइम पे। हाँ जी, एंड जो आसन्स उनके लिए बने हुए हैं। एग्जैक्टली। हाँ। ओके, अब नेक्स्ट इज योगा इज अ सीक्रेट एंटी एजिंग टेक्निक जो कि आपको यंग रखता है फॉरएवर। ये तो सच है। ये सच है, और क्योंकि आप सोचो अपने आप को इंटरनली भी क्लीन कर रहे हो, आउटर वे में भी क्लीन कर रहे हो, और एक डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है। और हाँ, सच में ये सच ही है। हाँ, कि आपको पतला रखेगा। और जैसे और स्पोर्ट्स में क्या है और किसी गेम में क्या है, या कुछ भी आप वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो एक ओबेसिटी, मोटापा की तरफ आते हैं। तो जो योगा करने वाले होते हैं उनको उनकी बॉडी वेट ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होता है, जो रोज कर रहा है प्रैक्टिस। तो नी के इश्यूज, जिसका वेट कम है, लीन है, उसका सबसे अच्छा, मैं भी मिला था पीछे NIS पटियाला में, फिजियोथेरेपिस्ट है और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उनसे मिला तो उन्होंने एकदम लीन है, मैं जितना पतला हूं मुझसे भी पतले हैं। पर वो बोलते हैं कि ना प्रभाकर, अगर उनको पतला इसलिए पसंद आई, कह रहे हैं कि जितने मोटे हो रहे हैं ना लोग, कह रहे हैं उनके नी के इश्यूज, एंकल, बॉडी वेट थोड़ा हल्का होगा ना तो नी के ऊपर लोड कम आएगा। तो ये भी मतलब कि जो अपर बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से भी ना नी के इश्यूज शुरू हो रहे हैं इस समय। तो ओके ओके, सो योगा डेफिनेटली आपको यंग रखता है एंड इट्स नॉट अ मिथ। यस। अब नेक्स्ट इज योगा कैन इंक्रीज योर हाइट। यस, बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम हाइट बढ़ा सकते हैं थ्रू योगा आसना, बढ़ा सकते हैं 18 ईयर्स के बाद भी। हाँ, आप 25 ईयर्स तक खींच सकते हो अपनी हाइट को, बिकॉज यहाँ पर अपवर्ड पुलिंग की बात है। ताड़ आसन हो गया, ताड़ आसन फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग,
जो हम अपनी स्पाइन से 2 से 3 इंच 4 इंच तक खींच सकते हैं। इस तरह में भी कि आप जब अपनी बॉडी को ऊपर पुल कर रहे हो, बैकवर्ड बेंडिंग में होल्डिंग ज्यादा कर रहे हो, तो आपका जो स्पाइन का एरिया है ना, जो हमारे 33 वर्टिब्रास हैं, उसमें आप थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कुछ टाइम तक के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होने लगती है? नहीं, वो तो फिर परमानेंट है ना, कोई लंबा हो गया तो छोटा कैसे होगा? नहीं, क्योंकि जब स्पाइन जब एलोंगेट होती है, हाँ जी, आई हैव सीन सम वीडियोस जहाँ पर वो कुछ ऐसे स्पाइन की मसाज करते हैं, तब थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो जाती है। सो आई हैड दिस क्वेश्चन कि अगर एकदम से हाइट इंक्रीज हुई है किसी प्रैक्टिस को करने से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कम भी जा सकता है? नहीं, जैसे जो वेट लिफ्टर्स है ना, उनके लिए हो सकता है कि जैसे कि ना थोड़ी सी हाइट का जो बोल रहे हो उनके लिए हो सकता है, बट जो ये तीन चीजों पे काम करेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड पुलिंग एंड ट्विस्टिंग, तो उसकी बॉडी हल्की सी उसमें हाइट का ना, स्पाइन का जो एरिया है उसको हम थोड़ा खींच सकते हैं ऊपर। ओके, सो ये परमानेंट रिजल्ट्स देता है। यस। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दैट कि अगर आप योगा को बहुत डीपली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उससे थोड़ा डिटैच होने लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि मोह माया से दूर, दुनिया से दूर, ऐसा भी होता है? बट मेरे को लगता है कि ना, जैसे इनिशियल स्टेज में जब आप ग्रोइंग एज में तब तो हमें नहीं इनके, मतलब हमारे लिए उस समय ठीक नहीं है। अगर जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, देन आप करो। हाँ, ये होता भी है। नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी फीलिंग लोगों में यूजुअली देखने को मिलती है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस मिथ सेशन एंड मुझे लगता है आज बहुत सारी बातें पता लगी योगा के बारे में। एंड हम लोगों को लगता है अक्सर कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है। नो, इट्स something very deep, very interconnected through your subconscious brain and your mind, and deep cleanse करना खुद को। आप कैसे योगा से अपनी लाइफ बेटर बना सकते हो, आप कैसे योगा से आप खुद को अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हो एंड लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारी बातें आज आपने बताई, बहुत सारी इंसाइट्स दी, एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा टाइम और इतनी वैल्यू देने के लिए इस सेशन को। एट लास्ट आई वांट कि आप एक मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो। मैं यही कहूँगा कि आप सभी रेगुलर ना अपनी लाइफस्टाइल में योगा को ऐड करें, और उसमें जो ये सिर्फ आसनास के ऊपर ना फोकस करें, यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, क्लिनजिंग प्रोसेसेस भी हैं, जो इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन स्टेप्स के ऊपर भी काम करें। और कोशिश करें कि रेगुलरली कर पाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करें, रेगुलरली करें और इसको अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं, मैं यही कहूँगा। So that was all about this episode today, and I hope you will like, share and subscribe to our YouTube channel. Keep on watching E Street Podcast.